नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। प्रदेश एट 360 की शुरुआत करते हैं प्रयागराज से आई बड़ी खबर के साथ, जहां सीबीआई ने आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी की कस्टडी मांगी है। गिरफ्तार तीनों आरोपियों की कस्टडी अब सीबीआई ने मांगी है। ये कस्टडी रिमांड है। मजिस्ट्रेट के यहां अर्जी दाखिल करके 10 दिनों की कस्टडी रिमांड सीबीआई मांग रही है। मुख्य आरोपी स्वामी आनंद गिरी, हनुमान मंदिर के पुजारी रहे आद्या तिवारी और उन्हीं के बेटे संदीप तिवारी की कस्टडी की रिमांड सीबीआई चाहती है। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले के बाद तीनों गिरफ्तार करके जेल में थे और फिलहाल 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में जेल में है। लेकिन अब यहां सीबीआई की एंट्री होती है तो सीबीआई इनकी कस्टडी मांग रही है। सीबीआई की अर्जी पर प्रयागराज के सीजेएम कोर्ट में कल सुनवाई हो सकती है, जहां आनंद गिरी के वकील सीबीआई की अर्जी का विरोध करेंगे और सीबीआई टीम जांच अधिकारी एडिशनल एसपी एके नेगी की तरफ से ये अर्जी दाखिल की गई है। बाकी की जानकारी सहयोगी मोहम्मद मोइन से लेते। मोइन, ये बताइए कि तैयारी तो दोनों तरफ से पूरी है, क्या लगता है? देखिए, निश्चित तौर पर सीबीआई को अभी इस मामले में तमाम तथ्य खंगालने हैं, तमाम सबूत जुटाने हैं और जो जिस कथित सीडी की बात की जा रही थी वो कैसे तैयार की गई, कहां तैयार की गई, किन किन लोग उसमें शामिल थे, क्या वाकई में उसके जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा था या नहीं किया जा रहा था, ये सारा सच जानने के लिए सीबीआई के लिए ये जरूरी हो गया था कि वो आनंद गिरी और जो बाकी दो आरोपी हैं उनसे पूछताछ करे। तो अगर मामला सीबीआई को हैंडओवर ना हुआ होता तो एसआईटी भी इन लोगों की कस्टडी रिमांड लेने की तैयारी कर चुकी थी, एप्लीकेशन बाकायदा फाइल हो चुकी थी। लेकिन उसी दिन देर रात जो है वो सीबीआई को जांच की सिफारिश कर दी गई थी। तो कल इस मामले में सुनवाई हो सकती है। अगर 10 दिनों की नहीं तो कम से कम 5 से 7 दिनों की कस्टडी रिमांड सीबीआई को जरूर मिलेगी। इसे रिजेक्ट करने का कोई आधार, कोई औचित्य फिलहाल नजर नहीं आता है। ये जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी, जो तीनों आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजे गए थे, उनकी मुश्किलें और बढ़नी तय है। बिल्कुल, और ये कल स्पष्ट हो जाएगा कि रिमांड मिलनी है कि नहीं मिलनी है, जिसमें गुंजाइश कम है कि ना मिले, और कितने दिन की रिमांड मिलती है, इस पर निगाहें जरूर टिकी रहेंगी। आपका शुक्रिया मोइन, तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले योगी कैबिनेट का विस्तार हो गया है। कैबिनेट में 7 नए चेहरों को जगह मिली है। मंत्रिमंडल विस्तार में जाति और क्षेत्र के समीकरण का खास ध्यान रखा गया है। आप ही देखिए कि एक ब्राह्मण चेहरा है, 3 ओबीसी और एससी वर्ग से 2, एसटी वर्ग से 1 मंत्री को योगी कैबिनेट में जगह मिली है। जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है और आज की ये बेहद खास तस्वीर रही है उत्तर प्रदेश में, जहां कैबिनेट विस्तार को लेकर लंबे वक्त से कयास लगाया जा रहा था कि इसमें कौन होगा, किस आधार पर यह विस्तार होगा, और आज ये विस्तार हो गया। उधर शपथ लेने के बाद कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने ट्वीट करके पार्टी आला कमान का धन्यवाद जताया है। तो जितिन प्रसाद ने ट्वीट करके कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री की जिम्मेदारी दिए जाने पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लोकप्रिय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, भाजपा के जनप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, प्रदेश के कर्मठ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एवं प्रदेश नेतृत्व का हार्दिक आभार। और कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने के बाद जितिन प्रसाद ने हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। योगी मंत्रिमंडल का ये दूसरा विस्तार है और इसमें एक ही कैबिनेट मंत्री बने, वो है जितिन प्रसाद। एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा भी है, सीधे उनसे बात करते हैं। मंत्री जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जानना चाहेंगे, बताइए कि जिस समय विस्तार हुआ है, आगे चुनाव अब पास में है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप अपने लिए मानते हैं? नहीं, बहुत बड़ा मेरे लिए सम्मान की बात है और मैं आभार प्रकट करूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, गृह मंत्री जी का और मुख्यमंत्री योगी जी का, कि मैं जो ये सम्मान उन्होंने मुझे दिया है, जिम्मेदारी दी है, प्रयास करूंगा कि उनके इस विश्वास और जिम्मेदारी पे मैं खरा उतरूं और जनता की सेवा, उत्तर प्रदेश के लिए जो जनभावना है उस पर मैं अपनी प्रयास करूंगा कि उनके
खरा उतरूं उनकी उम्मीदों पे और जी जान लगा के काम किया जाएगा। और एक ही लक्ष्य है, जन सेवा, और उसी के तहत हम लोग राजनीति में आते हैं। देखिए, एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा भी आपको देखा जाता है, कांग्रेस से आप यहाँ पर आए तो बड़ा चेहरा देखा जाता है, लगता है एक बड़ी जिम्मेदारी है ब्राह्मण वोट बैंक को साथ जोड़ने की पार्टी की। नहीं, प्रधानमंत्री जी का कहना है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और उसी के तहत पार्टी भी और सरकार भी आगे बढ़ रही है। सभी वर्गों को साथ के आगे लेके चलेंगे और जिसके जो ज़रूरतें होंगी उसके पूर्ण रूप पे उन पे खरा उतरेगी ये सरकार। और मैं भी अपना अगर इसमें योगदान दूंगा तो अपने आप को मैं बहुत भाग्यशाली। बहुत कम समय रह गया है चुनाव में, और सर विभाग समझने में ही समय लग जाता है, क्या लगता है इतने समय में काम कितना कर पाएंगे? नहीं, जैसे मैंने बताया, पूरे लगन से प्रधानमंत्री जी और योगी जी के नेतृत्व में जो यहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा उसमें हम लोग पूरे जी जान से लग के प्रचंड बहुमत हासिल करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो मंत्रिमंडल में शामिल हुए सभी नए सदस्यों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया है और आज उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल में शामिल हुए सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। पूर्ण विश्वास है कि आपकी ऊर्जा, प्रतिबद्धता, अनुभव और जन पक्षधरता अंत्योदय के संकल्प को साकार करने में सहयोगी सिद्ध होगी। आप सभी के उज्जवल कार्यकाल हेतु अनंत शुभकामनाएं। तो यूपी मंत्री परिषद के विस्तार के बाद प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने नए मंत्रियों को बधाई दी है। केशव मौर्य ने कहा कि यूपी मंत्री परिषद में प्रदेश के हर समाज, हर वर्ग को मौका दिया गया है। वहीं यूपी के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी सभी नए मंत्रियों को बधाई दी। इस तौर से जो हमारे आज 7 मंत्री परिषद के साथियों ने शपथ ली है, उसमें समाज के उन हिस्सों से आने वाले जिनको कभी कोई नहीं पूछता था, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान दिया है, उनको स्थान दिया है, उनको मंत्रिपरिषद में जगह दिया है। और आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद में हमारे जो 7 सदस्य शामिल हुए हैं, उनको सबको मैं बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और उनके माध्यम से समाज की और अच्छे प्रकार से सेवा हो पाएगी। इस टीम के देखिए, ये मंत्रिमंडल सभी को, इसमें मंत्री में अनुभव भी है सभी को, और अच्छा काम करेंगे, जनता की सेवा भी करेंगे। सभी मंत्रियों को बहुत बहुत बधाई। सामाजिक समीकरण और सर्वस्पर्शी है और सब समाज के लोग हैं और एक गुलदस्ता अच्छा है पार्टी का। दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को साकार करने, इसमें कोई दो राय नहीं। इस समीकरण से चुनाव में फायदा मिलेगा। देखिए, चुनाव तो विकास के नाम पर लड़ेंगे और राष्ट्रवाद के नाम पर लड़ेंगे। अखिलेश जी कह रहे हैं कि वो जाति समीकरण साधा जा रहा है। क्या वो करें क्या नहीं करें, वो तो वंशवाद की बात करते हैं। हम तो समाज के सभी वर्गों को लेकर चलने की बात करते हैं। इधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर शपथ लेने वाले मंत्रियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने क्या कहा है, ये भी देखिए। उत्तर प्रदेश के मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी सदस्यों को शुभकामनाएं। पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में टीम अच्छा काम करेगी, जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति होगी। और ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। और इधर योगी मंत्रिमंडल में शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी बधाई दी है। उन्होंने रिट्वीट किया है और कहा है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में शपथ लेने वाले नवनियुक्त साथियों को हार्दिक बधाई। विश्वास है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन, सीएम योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, ऊर्जावान नेतृत्व से उत्तर प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी। और शपथ लेने वाले नवनियुक्त मंत्रियों को हार्दिक बधाई। और यूपी में मंत्री परिषद विस्तार को लेकर विपक्ष ने हमला बोला है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी के प्रभारी संजय सिंह ने जहां इसे संविदा कर्मी मंत्रिमंडल विस्तार बताया है, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने कहा है कि भाजपा सरकार चाहे जितना मंत्रिमंडल विस्तार कर ले, जनता उनके बहकावे में नहीं आने वाली। मैं इस मंत्रिमंडल विस्तार को संविदा मंत्रिमंडल विस्तार कहूंगा, क्योंकि दिसंबर में या जनवरी में आचार संहिता लग जाएगी, तो 3 महीने के लिए मंत्री बनाए गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद दावा कर रही है कि दलितों को सम्मान दे दिया, पिछड़ों को सम्मान दे दिया, अति पिछड़ों को सम्मान दे दिया, आदिवासियों को सम्मान दे दिया।
उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री पिछड़ों के बीच में जाएंगे और क्या कहेंगे? जब सरकार में है, जब सारे अधिकार उनके पास है, तो अधिकार पिछड़ों का दे नहीं पा रहे हैं। और मंत्री नहीं, कुछ भी बना ले भारतीय जनता पार्टी की सरकार, समूचा पिछड़ा समाज आने वाले दिन में 2022 के चुनाव में इस सरकार को सबक सिखाएगा और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकने का काम करेगा। कैबिनेट विस्तार पर अखिलेश यादव का तंज भी सामने आया है। सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार एक छलावा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा, पहले जिनका हक मारा अब प्रतिनिधित्व देने का नाटक है। तो ट्वीट करके अखिलेश यादव ने भी तंज किया है। तो आज योगी मंत्रिपरिषद के विस्तार में 7 नए चेहरे शामिल किए गए हैं, जिनके मंत्री बनाए जाने के बाद से उनके परिवार से लेकर समर्थकों तक में जश्न का माहौल है। ये जश्न और खुशियों की 6 तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर शाहजहांपुर की है, जहां जितिन प्रसाद के आवास पर समर्थकों ने जश्न मनाया। दूसरी तस्वीर गोंडा की, जहां पलटू राम के आवास पर लोगों ने खुशियां मनाई। तीसरी तस्वीर बरेली की है, जहां छत्रपाल गंगवार के मंत्री बनाए जाने पर लोगों में खुशी है। चौथी तस्वीर गाजीपुर की है, जहां राज्यपाल बनाई गई डॉक्टर संगीता बलवंत के परिजनों ने खुशियां मनाई है। पांचवी तस्वीर सोनभद्र की है, जहां राज्य मंत्री बनाए गए संजीव कुमार के परिवार वालों ने खुशी व्यक्त की है। छठी तस्वीर मेरठ से है, जहां मंत्री बनाए गए दिनेश खटीक के घर पर जश्न का माहौल देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कानपुर दौरे पर मुस्लिम एकजुटता के लिए हुंकार भरी। ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम एकजुट हों और खुद अपने आप को वोट दें। उन्होंने कहा कि चुनाव में भाजपा को हराना है। ओवैसी ने सवालिया लहजे में पूछा कि यहां मुसलमानों का नेता कौन है। एक होकर किसको वोट देंगे बताओ? क्या तुम समाजवादी पार्टी को एक होकर वोट दोगे? क्या तुम एक होकर BSP को वोट दोगे? क्या तुम एक होकर कांग्रेस को वोट दोगे? क्या तुम एक होकर BJP को वोट दोगे? तो फिर किसको वोट दोगे? नहीं, आप मुझे नहीं, अपने आप को वोट देंगे इस बार इंशाअल्लाह ताला। अगर कोई यादव है तो कहेगा अखिलेश हमारा है। अगर कोई दलित है उसमें जाटव है तो कहेगा कि बहन जी है हमारी नेता। और अगर कोई कुर्मी होगा तो कहेगा कि अनुप्रिया हमारी बहन, हमारी नेता है। कोई आगरे का बागेल होगा तो कहेगा कि वो हमारा नेता है। बताओ, अपने दिल पर हाथ रख के मैं तुमको अल्लाह का वास्ता देता हूं, तुम्हारा नेता कौन है उत्तर प्रदेश में? नहीं, आपका नेता उत्तर प्रदेश में कौन है बताओ? ओवैसी कानपुर में हुंकार भर रहे थे, लेकिन माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी ओवैसी की सभा में कानपुर में पहुंची थी, जहां उन्होंने कहा कि वो अतीक अहमद के कहने पर यहां आई हैं। उन्होंने कहा कि उनके परिवार को झूठे केस में फंसाया गया है। आपके भाई मेरे बेटे के न होने की वजह से हमें इस मंच पर खड़े होने की, निकलने की सांसद जी ने कहा कि निकलना पड़ेगा और आपको हमारा खत हमारे भाइयों को, हमारे बुजुर्गों को सुनाना पड़ेगा। योगी सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है कि गन्ने का समर्थन मूल्य 25 रुपए बढ़ाया गया है, जहां अब 325 के बजाय 350 रुपए प्रति क्विंटल होगा समर्थन मूल्य। रविवार को किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को ये तोहफा दिया है। लखनऊ में आयोजित किसान सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों का शोषण नहीं होने देंगे। गन्ना का समर्थन मूल्य 325 से बढ़ाकर 350 रुपए कर दिया गया है। गन्ने का समर्थन मूल्य 350 रुपए प्रति क्विंटल अब होगा। कि भाइयों बहनों, राज्य में
अब तक जिस गन्ने का 325 प्रति कुंटल दाम मिलता था, उस गन्ने का हम 350 रुपए गन्ना किसानों को भुगतान करेंगे। सरकार ने तय किया है कि भाइयों बहनों, सामान्य गन्ने का जो 315 रुपए अब तक दाम था, उसमें भी 25 रुपए की वृद्धि होगी, वह 340 रुपए का भुगतान उसमें भी होगा। उधर मेरठ के किसानों का कहना है कि गन्ना मूल्य में 25 रुपए की बढ़त बहुत ही मामूली है। किसान का कहना है कि हर साल गन्ने की फसल की लागत में वृद्धि हो रही है। ऐसे में जहां पेस्टिसाइड, बिजली, डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, इसके सामने गन्ना मूल्य में 25 रुपए की बढ़त जो है वो बेहद मामूली है। प्रदेश सरकार ने 25 रुपये बढ़ाए, किसान की मेहनत को देखते हुए ये बहुत कम है। किसान की लागत ज़्यादा आ रही है, खाद बीज और पानी वगैरह, मतलब छुलाई, दवाइयाँ बहुत महंगी हो रही हैं, इसलिए इस हिसाब से बहुत 25 रुपये कम है। डीजल भी अब जो है लगभग डबल रेट हो गए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि ये कम से कम तो 50-60 रुपये बढ़ने चाहिए, तो कम बढ़ाए गए हैं। 25 रुपए की रेट बढ़ाने पे तो कम है, क्योंकि किसान की छुलाई 50 रुपये कुंटल चल रही है जी, लागत ज़्यादा आ रही है जी, और खाद पानी दवाई का खर्चा ज़्यादा है, बंधाई का खर्चा ज़्यादा है। 500 रुपये बीघा, 600 रुपये बीघा बंधाई चल रही है जी। तो सरकार इस पर दोबारा पुनर्विचार करे। सरकार ने 25 रुपये जो बढ़ाए हैं, जो खेती की लागत है उसे देखते हुए कम बढ़े हैं जी। कम से कम तो 400 होने चाहिए थे, लेकिन अगर 400 भी नहीं करते तो इसके बीच में कहीं संशोधन करते। उधर कल प्रतापगढ़ सांगीपुर ब्लॉक में हुई मारपीट और बवाल के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलावे पर मुख्यमंत्री से प्रतापगढ़ सांसद संगम लाल गुप्ता मिलने पहुंचे। सांसद संगम लाल गुप्ता ने कहा है कि उन्हें सीएम योगी ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये तस्वीरें हैं जहां पर संगम लाल गुप्ता के साथ किस तरीके से बदसलूकी हुई थी, उनको देखकर पता लगाया जा सकता है। और दूसरी तस्वीर है जहां पर उनकी मुलाकात सीएम योगी से हुई है और वो आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं कि इंसाफ मिलेगा। और प्रतापगढ़ में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और सीएलपी लीडर विधायक आराधना मिश्रा के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होने से कांग्रेसियों में जबरदस्त आक्रोश है। आक्रोशित कांग्रेसियों का प्रतिनिधिमंडल डीएम आवास पर पहुंचा। हालांकि डीएम आवास के गेट पर ही कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया। कांग्रेसियों ने झूठे आरोप में दर्ज मुकदमे को वापस लेने, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मारपीट के मामले में दी गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। आपको बताएं कि कल सांगीपुर विकास खंड में सांसद संगम लाल गुप्ता, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी समर्थकों में भिड़ंत के बाद बवाल हुआ था, जिसमें कांग्रेस नेताओं पर मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ था। लोग ज्ञापन देने के लिए कल नहीं, किस चीज के लिए ज्ञापन दे रहे हैं? जो कल जब मुकदमा पंजीकृत हम लोगों को नहीं हो रहा, एक तरफा कार्रवाई हो रही है और एक पक्षी उनके एक प्रकरण पर 5 प्रकार की एफआईआर दर्ज की गई है और एक तरफा कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस से कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। क्या आप लोग तहरीर दिया? आप लोग सत्ता का बराबर दुरुपयोग कर रहे हैं, पहले तहरीर दी जा चुकी है। आगे बढ़ते हैं। बांदा जेल में बंद माफिया और मऊ से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी ने अपनी हत्या की आशंका जताते हुए कोर्ट से गुहार लगाई है। एमपी एमएलए कोर्ट को लिखे खत में मुख्तार ने कहा है कि उन्हें यूपी के 2 बड़े अधिकारियों से जान का खतरा है। लिखते हैं कि पेशेवर अपराधियों से उनकी हत्या कराई जा सकती है। बात कर लेते हैं कृषि कानूनों के खिलाफ। पिछले 10 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने कल भारत बंद का ऐलान किया है। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान कल बंद को सफल बनाने के लिए सड़क पर उतरेंगे। सोमवार की सुबह 6 बजे से शुरू होकर किसानों का भारत बंद शाम 4 बजे तक चलेगा। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बुलाए गए इस बंद को कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने अपना समर्थन दिया है। किसानों के भारत बंद का समर्थन करने वालों में कांग्रेस के अलावा लेफ्ट की पार्टियां, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कई विपक्षी दल शामिल हैं। किसानों के इस बंद को ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन ने भी अपना समर्थन दिया है।
हालांकि भारत बंद के दौरान अस्पताल, मेडिकल शॉप यानी दवा की दुकानें, एम्बुलेंस और मेडिकल से जुड़ी जितनी सेवाएं हैं वो खुली रहीं। तो कृषि कानून के खिलाफ कल किसान नेताओं ने भारत बंद बुलाया है। भारत बंद के दौरान हुड़दंग ना हो, इसके लिए पुलिस की तरफ से तैयारियां कर ली गई हैं। देहरादून के एसएसपी का कहना है कि जिले में अतिरिक्त फोर्सेस हैं, उनको बुलाया गया है। सभी पुलिस ऑफिसर्स की ब्रीफिंग की गई है। पीएससी की 5 कंपनियों को जिम्मेदारी दी गई है और तैयारी पूरी है, ऐसा कहते हैं। किसानों का कल का आह्वान है, उसके लिए हमने पुलिस की तरफ से पूर्ण तैयारी कर रखी है। पूरे जिले में, देहात में और शहर में दोनों जगह जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको ऑलरेडी ब्रीफ कर दिया गया है। एडिशनल फोर्सेस सारे थानों को दे दी गई हैं। थाना अध्यक्षों को भी बता दिया है कि शांति को मेंटेन किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए, कहीं भी कोई भी चीज़ फोर्सफुल कुछ भी ना हो, जो भी हो शांतिपूर्वक ढंग से हो। और उधर देहरादून में भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्य समिति की शुरुआत करें और 2 दिवसीय कार्य समिति है, जिसके दौरान पार्टी की आगामी रणनीति पर मंथन होना है। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी पहुंचे।